हम्म? मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। हम आज आए हैं एक्स कुड़ा चेयरमैन असगर चुलबुल साहब के साथ, जो माइनॉरिटी बजट्स पर बात करेंगे। तो सर, आज का इशू क्या है, पब्लिक को एड्रेस कीजिए। देखिए, एक हफ्ता कबल हमने तमाम जो शहर के जो ज़िम्मेदारान थे उसमें कुछ अहम अशख़ास को यहाँ पर एक मशवरती इजलास तलब किया था। उसमें माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं और बजट में हमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम तमाम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में कई एक तजावीज़ आई थी कि हम सब भी मिलकर के एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करें, और चीफ मिनिस्टर है और यहाँ के जो लोकल जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर हैं, और ख़ासकर जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर के जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब और हज मिनिस्टर जनाब रहीम ख़ान साहब, इनको ख़ासकर मिलने, और सीएम के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं नसीर अहमद साहब और हमारे BR पाटिल साहब, उसी तरीके से जो मुस्लिम जो सीनियर लीडर्स हैं उनको मिल कर के एक मेमोरेंडम पेश किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने KPCC के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, बीदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर श्रीमान ईश्वर खंडे जी से मुलाकात की, और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने हमारे साथ 20 मिनट बैठ कर के तमाम जो हमारे जो इश्यूज़ थे, जो हमारे प्रॉब्लम थे, उसको पढ़ा, और वाकई हमारे इस पॉइंट्स को, हमारे तैयार करदा ड्राफ्ट को उन्होंने सराहा और कहा कि हम ज़रूर CM को बात करेंगे, और तमाम इसके जो डिमांड्स हैं, जिनैन हैं, मैं ज़रूर CM को बात करूंगा, और बहैसियत KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट मैं पार्टी फोरम में भी इसको रखूँगा। तो उसी के बाद हमने फिर रहीम ख़ान साहब जो हज मिनिस्टर हैं, हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग जो इशू था यहाँ का गुलबर्गे का, जो तकरीबन 7 साल से आप देख रहे हैं कि हज की ज़मीन यहाँ पर हमने ली हज और ईदगाह के लिए, जब खम इस्लाम साहब मिनिस्टर थे और मैं GDA चेयरमैन था, तो कई एक दुश्वारियाँ वहाँ पर आए, जो मुझे चेयरमैन बनाया गया हज और ईदगाह का। तो मैंने बखूबी जो हर्डल्स थे तमाम ज़मीन को हासिल करने के लिए, वो उसको हटाई, और हज हाउस के लिए 5 एकड़ और ईदगाह के लिए 3 एकड़ इस तरीके से ज़मीन ली गई। लेकिन हज हाउस के लिए अभी तक ना तो सिंगल पाई, एक पैसा भी यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस JDS की कोलिजन गवर्नमेंट थी या BJP की थी या जो भी सरकार थी, वहाँ से कोई हमको वो हज भवन के लिए पैसा सैंक्शन नहीं किया गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट भी अपने वादे किए थे बहुत सारे, और माइनॉरिटीज़ की पूरी माइनॉरिटीज़ ने स्टेट में पूरी ईमानदारी के साथ एक होकर मुत्तहिद होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि वो हज भवन यहाँ पर जो है कम से कम पहले मरहले में एक 50 करोड़ रुपए अगर सैंक्शन करते हैं, तो ये जो 7-8 अजला हैं यहाँ के जो जाने वाले हाजी हैं, वो यहाँ से परवाज़ डायरेक्ट फ़्लाइट कर सकते हैं। अब देखिए, कल ही जो हाजियों का लकी ड्रा हुआ, जिसमें गुलबर्गे के 497 जो लोग थे जो पहली लिस्ट में वो सैंक्शन हो गए, उनको मौका मिला, और 170 के करीब वेटिंग लिस्ट हैं। तो यानी ये तमाम जो 7-8 अजला हैं जो बीदर हैदराबाद से जाते हैं, कुछ बेंगलुरु से जाते हैं, तो यहाँ पर 10,000 का जो कोटा अलाट किया गया था कर्नाटका स्टेट को इस मरतबा हाजियों के लिए, तो उसमें से 5 से 6,000 ये 7-8 ज़िले के हाजी लोग हैं। तो ये तो या तो हैदराबाद जाना या बेंगलुरु जाना, तो ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर ये हैदराबाद कर्नाटका इलाका होने की वजह से बहुत सारे यहाँ पर जो हाजीज़ हैं, दिन ब दिन तादाद भी बढ़ती जा रही है, चाहे उम्रा हो या दीगर ज़ियारतें हों, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों में एक तशवीश पाई जाती है कि इतना ज़मीन सेंक्शन होने के बावजूद भी यहाँ हज भवन क्यों नहीं बन रहा है। तो इस पर रहीम खान साहब ने तयख़ुन दिया है कि इस साल ज़रूर वो कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हज भवन के लिए वो बजट डालेंगे, और इंशाअल्लाह इस साल ही हम हज भवन ये तामीर का काम शुरू करते हैं बल्कि वो तयख़ुन दिए हैं। और इसी तरीके से दीगर कई एक इश्यूज़ थे, जैसे आप जानते हैं कि 2B जो मुस्लिम जो 4% जो रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया गया था, उस पर BJP गवर्नमेंट ने कम्युनिटी बेसिस पर इसको नहीं दिया जा सकता ये कह करके उसको खारिज कर दिया था। तो अभी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको क्या असम्बली अब शुरू होने वाली है, बजट भी होने वाला है, तो उसमें रख करके वो 2B का जो 4% का रिजर्वेशन का जो आर्डर था उसको विड्रा करके एक एफिडेविट
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर दाखिल करते हैं तो वो हमारा जो एज इट इज़ 4% जो रिजर्वेशन था 2B के लिए वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ये भी हमने डिमांड किया है। और साथ ही साथ यहाँ के BR पाटिल जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर से, उनसे भी मुलाकात की। उनको भी हमने कई एक इश्यूज़ पर याद दिलाई। और सबसे बढ़कर सिद्धरामैया जी ने जब इलेक्शन चल रहा था तो उस वक्त ऐलान किया था कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम कर्नाटक में माइनॉरिटीज़ को 10,000 करोड़ रुपए बजट में हम उनको देंगे, ग्रांट देंगे। तो यही बात हमने याद दिलाई है कि अब ये असेंबली जो बजट सेशन होने वाला है फरवरी में, उसमें आप जो वादा किए हैं आप उस वादे को हमने याद दिलाया है और फुलफिल करने के लिए हमने कहा है कि इस मरतबा आप माइनॉरिटीज़ को 10,000 करोड़ दें। और साथ ही साथ जो 2013-14 में जो स्कीम्स उन्होंने लागू की थी, शादी भाग्य, श्रम शक्ति, शादी महल स्कीम और कई एक स्कीम, डायरेक्ट लोन है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कीम और हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स और IAS के इसके लिए ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जो अकोमोडेशन जो ट्रेनिंग स्टाइफंड जो देते थे 25,000 उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए उसको अकोमोडेशन IAS के इसके लिए ट्रेनिंग के लिए, शादी भाग्य की स्कीम को 1 लाख रुपए करने का डिमांड, श्रम शक्ति को भी 1 लाख करने का डिमांड। और सबसे बढ़कर जो हाउसलेस लोग हैं यानी हमारे जो आप देख रहे हैं सचार कमेटी रिपोर्ट को भी हमने लागू करने की बात की है। सचार कमेटी में जो फाइंडिंग्स दिए गए हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जो रिकमेंडेशन किया गया है, जो फाइंड आउट किया गया है कि SC ST से भी निचले स्तर पर हमारे माइनॉरिटी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या रिकमेंडेशन है, एक कमेटी का उसको गठन करने की हमने डिमांड की है। उसमें उसको एक कमीशन बनाया जाए, वो रिकमेंडेशन को जब तैयार होगा तो वो लागू बजट में उसको ला करके लागू किया जाए, ताकि जो जिन चीज़ों की वजह से माइनॉरिटीज़ जो ऊपर जो आगे तरक्की नहीं कर रहे हैं उसका अजाला हो सके, उसकी भरपाई हो सके। उसी के साथ कई और दूसरे भी हमारे उर्दू कर्नाटक में आप जानते हैं कि पूरे 3,900 यानी 4,000 के करीब उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो ये तमाम उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स में 1998 के बाद जब जनरल गवर्नमेंट थी, उसके बाद 2000 के बाद से कोई जो नए जो अपॉइंटमेंट्स जो फिलअप होने हैं, नए वैकेंसीज हैं, नए टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट करना है, तकर्रुर करना है, वो नहीं हुआ है। तो वहाँ पर बहुत सारी जायदादें खाली हैं उर्दू स्कूल्स में। वहाँ पर हमने उन जायदादों को फिलअप करने के लिए, पोस्ट को फिलअप करने की और नए पोस्ट क्रिएट करने का हमने डिमांड किया है। और साथ ही साथ तमाम जो उर्दू स्कूल्स में गवर्नमेंट के वहाँ पर कन्नड़ा टीचर नहीं है, कन्नड़ा टीचर वहाँ पर अपॉइंट करने की बात की है, तकर्रुर करने की बात की है, और कन्नड़ा पंडित वहाँ पर डिप्यूट करने की बात की है। और साथ ही साथ जो तमाम जो उर्दू स्कूल्स में जो हैं कई एक ऐसी बिल्डिंग्स है जो बिल्कुल खस्ता हालत हैं, वहाँ पर पानी की सहूलत नहीं, पीने पानी की, और टॉयलेट की जो है ना समस्या है। और अंदर स्कूल में बैठने के लिए आप देख रहे हैं कि मॉडर्न दौर चल रहा है, वहाँ पर बेंचेस, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे जो मॉडर्न चीज़ें होनी चाहिए। यानी पूरे उर्दू स्कूल्स को हमने मॉडर्नाइज कर करके एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की हमने उसमें डिमांड की है अपने मेमोरेंडम में। और हिजाब का भी मसला आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ कर्नाटक का नेशनल इशू पर, आलमी सतह पर ये इशू बन गया था। तो कहीं ना कहीं पूरे स्कूलों में तो नहीं हिजाब बैन है, जहाँ पर CDC है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, वही स्कूल में हिजाब को बैन किया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि वो उस बैन का जो बैन की थी बीजेपी गवर्नमेंट, उसको विड्रा किया जाए और जहाँ जहाँ पर CDCs हैं वहाँ पर डायरेक्शन दिए जाए। जहाँ तक मुझे पता है ये बैन नहीं हुआ था सर। जहाँ तक मेरे को पता है, जब आप हिजाब की बैन की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये बैन उन्होंने नहीं किया। नहीं वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया नहीं, था। वैसा नहीं है। वो जो पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे स्टेट में बैन नहीं था ये, तो नोटिफिकेशन तो नहीं आया था। हुआ है वो, तो मैं वो बात करा रहा हूँ आपको। CDC जहाँ पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, तो वहाँ पर ये बैन हुआ है। क्या सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था? बीजेपी गवर्नमेंट में इसका नोटिफिकेशन है जी। उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन है, बाज़ाब्ता इंस्ट्रक्शन है। फिर माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से भी इशू नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पर भी बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं है। बाज़ाब्ता सर्कुलर्स हैं बीजेपी सरकार में, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वो हम जो उसको उस नोटिफिकेशन को हमने कैंसिल करने की बात की है। तो हाल फिलहाल में तो सिद्धरामैया साहब का इस पे एक स्टेटमेंट भी आया था कि वो हिजाब से बैन हटाएंगे, ऐसा
हाल फिलहाल में आया उन्होंने था। दिया था, लेकिन फिर बाद में कुछ प्रेशराइज हुआ, यू टर्न लिए। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग। तो इस तरीके की उन्होंने बात की है। होप कि आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि वो भी इस मसले को सॉल्व करेंगे, और वो जो विड्रा है जो हिजाब बैन का जो सीडीसीज में उसको वो विड्रा करेंगे। और उसके बाद हमने डिमांड किया है कि 2014 में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के जो एक्ट था उसको कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उस बात को भी हमने याद दिलाई है। और सबसे बढ़कर जो माइनॉरिटी कमीशन है स्टेट आपने में, एक बात कही कि वक्फ एक्ट को मिलाने की बात, अमेंडमेंट अमेंडमेंट करने की बात, तो आपको तो पता है आप जहाँ पे जो जगह पे बैठे हुए हैं शायद वो भी वक्फ की जगह थी शायद। नहीं, ये एक मैं समझता हूँ कि जब मैं जहाँ पर बैठा हूँ इसके तमाम दस्तावेजात ना सिर्फ हाई कोर्ट, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्टों से क्लियर हो चुकी है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जो एग्जैक्टली जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वाकई में वक्फ की जो जगह है, वहाँ पर आप उस पर पोजीशन लीजिए। तो ये हो क्या रहा है, कोई एक XYZ आ रहा है दुश्मनी निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर एक ज़माने से यहाँ दुश्मनी चल रही थी एस के कांता की, और दीगर हमारे मुस्लिम साहब थे। ये एक खमुसलाम साहब से सियासी खुसूमत के तहत ये जगह को लेकर एक कंप्लेंट किया गया था, जहाँ पर लोकायुक्त था, सीबीआई, तमाम जो इंक्वायरी थे, कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ। तो ये जगह वक्फ बोर्ड की नहीं है नूरबाग। बिल्कुल नहीं है। परसों हाल हाल ही में भी हाई कोर्ट में भी इसका ऑर्डर हुआ है, लोकायुक्त में भी हुआ है, अब वक्फ लेकिन ये तो ट्रिब्यूनल बड़ा में भी। झगड़ा चल रहा था नूरबाग वक्फ की जगह है। तो मैं तो वही कर रहा हूँ कि कुछ सियासी खुसूमत की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। अब गजट में भी है बोल के ऐसे सुनने में आ रहा था। गज़िट, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि वक्त में हमने इसमें और एक डिमांड हमने यही दिया है कि कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन और कर्नाटका स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ औकाफ, तो यहाँ पर अच्छे मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने की हमने बात की है, नॉमिनेट करने की बात की है, ताकि ईमानदारी से वो काम करे। अब आप देख रहे हैं बराए नाम ऐसे वैसे को कर्नाटका स्टेट का मेंबर बना रहे हैं, कोई भी आ रहा वैसे है। से मुराद बहुत सारे किसी आप का देखिए, नाम आप ले जो सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में 5 जो नॉमिनेट मेंबर्स किए गए थे उनको वक्फ का नॉलेज ही नहीं था। और अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको पूरा वक्फ एक्ट मालूम, जनरल बॉडी होती है, कंप्लेंट देते हैं। आप भी जाके कंप्लेंट दीजिए, किसी की प्रॉपर्टी वक्फ है बोलिए, फौरन 52 54 में इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और सालों साल उसको लटकाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद कई सारे कोर्ट में केसेस में हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से काम ही नहीं किया, कई केसेस वो हार चुकी है। तो आप ठोक कर बोलेंगे कि नूरबाग वक्फ बोर्ड की जगह बिल्कुल नहीं बिल्कुल, है। अलल ऐलान कहीं पर भी कोई भी आ सकते हैं। हम इसको साबित भी किए हैं, प्रूफ भी किए हैं। इसको ना सिर्फ हम खमुसलाम साहब ने तो असेंबली में ये बात कही थी कि अगर कोई ये साबित कर कर बताए कि वक्फ नूरबाग यानी सर्वे नंबर 12 अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पर इस असेंबली में ये पेपर बता कर कहा था कि मैं फांसी लेने को तैयार हूँ। ये अल्फाज थे उनके। खैर ये तो अब वो इशू नहीं है। आपने बोला कि वक्फ अमेंडमेंट करना चाहिए, तो बीजेपी तो वक्फ बोर्ड को एबॉलिश करने की बात चल रही है। हाँ, वो प्राइवेट तो बिल भी ऐसा आने वो वाला है। इंट्रोड्यूस किए हैं राज्यसभा में, तो पूरा वक्फ एक्ट ही वो अबालिश करने की साजिश कर रहे हैं। तो वहाँ तो सेंट्रल का मामला है। तो हम यहाँ स्टेट में जो यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो मैनिफेस्टो अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था उसमें उन्होंने बात की थी, हमने उसको याद दिलाया है कि उम्मीद है कि वो इसको कंसिडर करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि एमडीसी लोन, डायरेक्ट लोन भी बंद हो चुके हैं। पहले के जो लोग जो लोन वापस नहीं किए हैं उसकी वजह से वो नई स्कीम लागू नहीं कर रहे हैं। तो हम सीएम से डिमांड कर रहे हैं कि 2013-14 में सिद्धरामैया जी ने 400 करोड़ रुपए जो KMDC में तमाम जो स्कीम्स अलग अलग थे उसको लोन को माफ़ किया था। तो इस तरीके से भी अगर कुछ पॉसिबल है, मुमकिन है, तो इस मरतबा भी तमाम लोन्स को माफ़ कर कर फिर से नए जो डायरेक्ट लोन स्कीम्स हैं वो हैं उसको आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक के बारे में कुछ बताइए। पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक के बारे में मैंने कहा है कि जो सफिशिएंट बजट जो नहीं अलाट होने की वजह से प्रीवियस में 7-8 साल से हमारे कई एक एप्लीकेशन पेंडिंग हो गए। इसमें जो 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट टाइम में पिछले 5 सालों में आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का जो 50% शेयर था उसको नहीं दिया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि फ़िरका परस्त हुकूमत थी, उसने भी तालम टोली करके जितना हो सके डिले करके फाइलों में उसको दबा के रखा, जिसकी वजह से परस्त हुकूमत से मुराद सर बीजेपी गवर्नमेंट है। सीधी सी बात, मुराद क्या है उसमें।
तो उस तरीके से ये वो जो लोन्स जो स्कॉलरशिप जो मिलना था वो नहीं मिल सके, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट थे तलबा तलबात ड्रॉप आउट हो गए। तो उसको भी हमने यहाँ पर देने के लिए हमने बात की है और उर्दू टीचर्स के बारे में भी बात की है। और सबसे बढ़कर चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्कीम सिद्धारमैया मैया जी ने शुरू की थी पहले 2013-14 में, उन्होंने उस स्कीम को लागू कर 75 लाख रुपए उस स्कीम में दिए थे। उस स्कीम के तहत जो माइनॉरिटीज़ एरिया है, जो इलाके हैं, जो महल्ले हैं, उन इलाक़ों में बुनियादी सहूलत, सड़क, रोड, नाली जो हैं उसको वो देते थे। तो हमने कहा है कि इस मरतबा उसको 5 करोड़ रुपये बजट रखा जाए, उस स्कीम में वो शुरू की जाए। और जहाँ पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 करोड़ रुपये ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए उसको हमने देने का डिमांड किया है। सर गंगा कल्याण स्कीम के बारे में कुछ बताइए, उसके बारे गंगा में। कल्याण स्कीम देखिए, अभी हम वही कह रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा लोग उसको इस्तेफादा कर रहे थे, लेकिन ये पिछली गवर्नमेंट में एक एमएलए को 2 इन्होंने टारगेट दिया। तो हम कह रहे हैं कि ये अच्छी स्कीम है, इससे जो ज़राअत जो कर रहे हैं खासकर माइनॉरिटीज़ के लोग, उनको उसका फ़ायदा हो रहा है। तो आप इस टारगेट को बढ़ाकर 15-20 जो भी आप कर सकते हैं उसको कीजिए, ताकि तमाम जो छोटे छोटे 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ वाले जो ज़मीन जो लोग जिसकी है वो उन लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। और सबसे बढ़कर जिनके पास घर नहीं है, जो छत नहीं है, तो बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन जो हकदार है उन लोगों को वो हक नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि केएमडीसी हो या किसी और से, कौन सी डिपार्टमेंट से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से, कि माइनॉरिटीज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए या इंटरेस्ट फ्री हाउस यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड से हो या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उनको सैंक्शन कर दिया जाए। इस तरीके से कई एक स्कीम्स हैं। उर्दू को लेकर के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हम ये कह रहे हैं कि एक उर्दू मीडिया एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हो, तमाम लैंग्वेजेस के वहाँ पर कन्नड़ वगैरह के हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक उर्दू मीडिया एडवाइज़र सीएम ऑफिस में अपॉइंट किया जाए, ताकि जो हमारे जो उर्दू अखबारात में जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ आते हैं वो सीएम तक पहुंच सके, जिसके ज़रिए वो तमाम हालात पर नज़र रख मसले को हल करने की कोशिश कर सकते और हैं। एक बात, मौलाना आज़ाद टीचर्स के बारे में भी आपने कुछ बात मौलाना आज़ाद स्कूल का जो अब चल रहा है, हाई स्कूल तक है, तो हमारे पास कई एक लोग आए और डिमांड किए कि उसको पीयूसी उसको करना, अपग्रेड कर पीयूसी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी उसको शुरू किया जाए। वो भी हमने इसमें डिमांड में रखा है। वहाँ पर भी कई पोस्ट खाली है, उसको भी फिलअप करने का हमने डिमांड किया है। और साथ ही साथ सबसे बढ़कर के एचकेआरडीबी में जो हर साल 5,000 करोड़ देते हैं, यानी 5 साल में 25,000 करोड़ होते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ पर ऐसा कोई फंड रिजर्व करने की बात नहीं की गई है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि 10% एचकेआरडीबी में भी अगर माइनॉरिटीज़ को अगर रखा जाता है तो बहुत सारा ज़्यादा इस इलाके को फ़ायदा होगा। और आने वाले जो पार्लिमानी इंतखाबात में हैं और ज़्यादा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। यही सारी चीज़ें हैं। और कई एक ऐसी स्कीम है एस.सी. के तर्ज पर जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स को भी माइनॉरिटीज़ को लागू किया जाए, सचार में जो बातें की गई हैं, ताकि जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे माइनॉरिटीज़ के वो आसानी के साथ सॉल्व हो सके। आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो वक्फ बोर्ड में भी आते हैं, आसार ख़दीमा भी आते हैं, तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या आपने माइनॉरिटीज़ की जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, क्या उसमें भी आपने इसकी कुछ किया, रिप्रेजेंटेशन दिया है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो एएसआई के तहत यहाँ पर बहुत सारे कर्नाटक में प्रॉपर्टीज़ हैं और उससे हट करके वक्फ बोर्ड में भी हैं। तो अब आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो 80% ज़मीन है वो एएसआई के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उनके जो कानून है पहले 100 मीटर थे, उसके बाद 200 मीटर थे। और वो 1954, जैसे आप हमारे गुरबगा किले की बात लीजिए, 1954 जो एक्ट था एएसआई का, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का थे, उसके अंदर जितने भी लोग वहाँ पर बसे हैं उन आर्कियोलॉजिकल इंडिया ऑफ के जो किले में हमारे, तो उनको ऑटोमेटिक रेगुलराइज किया जाए। उसके बाद जो भी 1954 के बाद जो आएंगे, जो एक्ट के बाद आएंगे, वो उनको इलीगल तस्वर किया जाएगा। तो ये आप जितने भी लोग हम पर किले में हैं, बीदर में हैं, वो 1954 से पहले वहाँ पर आबाद हुए हैं। तो यही तो झगड़ा चल रहा है कि
उनको खाली किया जाए, दूसरी जगह घर दिया जाए। तो ये कोर्ट में केस चल रहा है। तो यहाँ पर वो जो दो यहाँ पर एक ASI की लिस्ट है और ऐसे कई एक जो हमारे तारीख़ी गुंबदें हैं, तारीख़ी प्रॉपर्टी हैं, वो लिस्ट में तो हैं लेकिन उनको अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का दर्जा दिया गया है। अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स उनको बोलते हैं, जिनका कोई इसको बजट नहीं है, जो ऐसे ही पड़ी है, वहाँ के जो लोग हैं उसको देख रेख कर रहे हैं। सर जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है तो वो लोग वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं सर। तो उसके लिए बजट की है और वहाँ का जो मिनिस्टर है टूरिज़्म, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए भी एक बहुत हमको मूवमेंट चलाना पड़ेगा, तहरीक चलानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि पुरानी जितने भी गुंबदें हैं, तारीख़ी इमारतें हैं, वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। तो उसके लिए भी आपके कई इस घर के पीछे भी बहुत सारे गुंबदें हैं। वो 3 गुंबद हैं, वो अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं। उसके बावजूद भी हमने नुमाइंदगी कर कर उसको हमने फेंसिंग करवाया ताकि वहाँ पर जो गांजा अफीम वगैरह जो चीज़ें हो रही थी, नौजवान वहाँ पर बिगड़ रहे थे, उसको हमने खुद मिल करके हेरिटेज डिपार्टमेंट से उसको फेंसिंग करवा करके उस गुंबदों को सेव किया है। ये अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी उसमें ना कोई बजट आता है, ना उनको कोई राइट्स होता है। तो यानी कि अनप्रोटेक्टेड मतलब लावारिस, इनको कोई देखने वाला नहीं है। तो हम हमको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसको लिस्ट में लाने के लिए हमको फिर तमाम अहलियान मोहल्ला की जो रजामंदी लेनी पड़ेगी, वरना वो कानून तो आपको मालूम है, जब वो एक बार ASI में या स्टेट आर्कियोलॉजिकल में आ जाता है तो उसके 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर जो कानून है उसके तरफ हम कंस्ट्रक्शन घर नहीं बना सकते। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने के बावजूद भी उसको लिस्ट में लाने के लिए या बोलने के लिए कतराते हैं। सर आपने कहा माइनॉरिटीज, इसमें ज़्यादातर बात मुसलमानों की है। माइनॉरिटीज़ में जैन समाज भी आते हैं, तो माइनॉरिटीज के माने ये क्रिश्चियंस भी आते हैं। हमने 10,000 जो बजट पूछा है उसमें मैंने सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो जैन है, बुद्ध मज़हब है, वो सभी माइनॉरिटीज़ में आ गए। उन सभी की तरफ से हमने इसको प्रपोजल को रखा है। तो उसमें 10,000 में वो आपने कुछ चर्च के बारे में ऐसी कुछ बात नहीं कही या कुछ बजट स्पेशली? तो वो अलोकेट करेंगे हम, कोई मैं आपका मेमोरेंडम में देखा, आपका रिप्रेजेंटेशन, उसमें मस्जिद, दरगाह, मौलाना आज़ाद स्कूल, तो उसमें कोई क्रिश्चियंस के लिए कोई बात आपने क्यों स्पेसिफिकली मेंशन क्यों नहीं किया? माइनॉरिटीज़ जब लफ्ज़ आता है, हमने मुस्लिम की बात नहीं की। मौलाना आज़ाद आपने मेंशन किया है तो नहीं, वहाँ पर जो वहाँ पर जो इश्यूज आए थे, जो लोगों ने सजेशन दिया है, हम उनको किए हैं। और बाकी का हमने जो अदर कम्युनिटीज़ को हमने फ़ोन पे बात किया, तो आप प्रपोजल दीजिए सब 10 रिकॉर्ड में। हमारा जो हिस्सा है, हमारे जो पॉपुलेशन से है, ऑटोमेटिक उनको जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि 10,000 करोड़ अगर बजट में आ जाते हैं तो बस वो मिनिस्टर हैं, CM हैं, वो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो उनकी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन को इतनी दीजिए, जैन को इतने फंड दीजिए, मुसलमान को इतने दीजिए। तो वो तो डिपार्टमेंट तय करेगा कि वो किसका क्या रिक्वायरमेंट है। आपने थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि भाई उर्दू जो है सेक्रेटरी या कोई अपॉइंट किया जाए CM एडवाइजर जी, तो फिर जैन समाज का भी है, क्रिश्चियन समाज का है, वो भी तो, उसको भी तो वहाँ पे अपॉइंट करना नहीं, चाहिए वहाँ ना। पर उनके पास से कोई ऐसा डिमांड नहीं आया। जब वो डिमांड आएगा, जब हमसे बात करेंगे तो डेफिनेटली उनकी डिमांड को भी हम CM के पास रखेंगे। क्योंकि उर्दू प्रेस वाले यहाँ पर मौजूद थे, तो उनका लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि CM ऑफिस में जब हमारा डिमांड रखते हैं उर्दू का वगैरह तो नहीं आता है। और सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी हमने प्रपोजल में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा देने की जो बात की है, वो भी हमने उसको डिमांड किया है। सर अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि CM के टेबल पे उर्दू पेपर नहीं रखा जाता है, क्या बात सच है? जी बिल्कुल, वही ये भी हमने उसमें रखा है कि CM ऑफिस में एक CM के टेबल पर एक उर्दू पेपर भी हमने अपने डिमांड में रखा है कि वो भी वहाँ मौजूद रहे, ताकि जो हालात जो चल रहे हैं, जो क्या क्या इश्यूज़ हैं उर्दू में, जो आलमी जो खबरें आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ आते हैं, उर्दू में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उससे चीफ मिनिस्टर वाकिफ़ हो। आपका बोलना ये है कि उर्दू पेपर्स को छोड़ के दूसरे पेपर्स में आलमी खबरें नहीं आती, आपका एलिगेशन क्या है? ऐसा नहीं है। देखिए उतना, देखिए पूरे आलम इस्लाम में सबसे ज़्यादा 58 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और सभी ममालिक से उनके अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन वहाँ पर अब जो करंट जो सिचुएशन जो चल रही है, फ़लस्तीन की हो या यूक्रेन की हो या यमन की बात हो, लेबनान पेपर्स नहीं पढ़ते होंगे सर? नहीं, मैं सब मेरे घर पर इंग्लिश, कन्नड़ा और दोस्तों 3 लैंग्वेज के पेपर आते हैं। लेकिन जो खबरें वहाँ पर जो आनी हैं वो नहीं आती हैं जितने उर्दू में जो हैदराबाद के अखबारात में हैं, दिल्ली के पेपर में जो आती हैं,
आलमी खबरें वो इतनी यहाँ पर नहीं आती। तो लास्ट आपकी और कुछ डिमांड है जो आप पब्लिक को एड्रेस करना चाहेंगे? नहीं, यही चीज़ें हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी प्री बजट मीटिंग ऑल डिपार्टमेंट्स के साथ कर रहे हैं, और हमारे जो मुस्लिम एमएलएज हैं और ख़ासकर जो मिनिस्टर्स हैं बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और रहीम खान साहब और पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, वो भी उनके साथ एक राउंड मीटिंग कर चुके हैं। और भी एमएलएज हैं मुस्लिम्स के 9 एमएलसीज भी हैं, तो वो भी अपनी तरफ से डिमांड रख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ एमएलएज अपनी बात को रखें, मुस्लिम एमएलएज बाहर से भी जो जो जिम्मेदारान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सियासी शऊर रखते हैं, वो लोगों की तरफ से भी एक चीफ मिनिस्टर पर और पार्टी के ऊपर दबाव पड़े कि ये बजट में जो वादे किए गए थे, ये हमारे प्रॉब्लम है, इसको अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे काफ़ी सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं सभी को इसको फ़ायदा होगा। यही वजह है कि हम बाहर से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको सीएम अपने बजट में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को उसको इसमें फ़ंड दें, क्योंकि अब देखते हैं मुस्लिम एमएलएज हैं, अब उतनी ज़्यादा ज़ोर से वो बात नहीं कर सकते पार्टी में। जैसा कि कोई एमएलए का नाम बता सकते हैं आप? अब मैं नाम देना चाहता, अब सो भी आप वाकिफ़ हैं, मेरे मुँह से क्यों बोलने लगाते, कौन है? लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी हुई थी। नहीं हुई, अभी भी हम उसमें हम नाम लेना नहीं चाहते। आप देखते हैं प्रेस में कौन बात करता है कौन नहीं करता। अब तो हम तो असेंबली में जाकर बात करने से नहीं रहे, ना हम काउंसिल में जा सकते हैं। हम बाहर से ही आपके मीडिया के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ही हम डिमांड कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उतना ज़्यादा हम ज़ोर से अगर बात नहीं करें, वैसे तो हम वही चाहते हैं कि असेंबली में अच्छे लोग जाएं, बोलने वाले जाएं, हमारे माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उसको उठाएं, तो ये सारी चीज़ें की नौबत नहीं आती। तो यही वजह है कि वो अपना काम करें एमएलएज, मुस्लिम एमएलएज, क्योंकि वो स्ट्रांगली उतना ज़ोर से नहीं बोल सकते। डिमांड पार्टी का मामला रहता है, पार्टी से ज़्यादा वो बंधे हुए रहते हैं। फिर भी हमारे जो ज़मीर अहमद खान है, रहीम खान है और एमएलसीज़ हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम सपोर्ट करते हुए बाहर से भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बाहर से भी जो हमारे माइनॉरिटीज़ की जानिब से एक दबाव सीएम पर बना रहे, और जिसकी वजह से वो हमारे बजट में 10,000 का जो वादा कर रहे हैं देने पर वो गौर कर सके, कंसिडर कर सके। शायद 16 फरवरी को बजट पेश होगा, तो क्या ये इसलिए आपका इंटरव्यू, ये आपका ये जो ये सामने आया, या फिर आपका कोई पॉलिटिकल आपके? इसमें पॉलिटिकल क्या हो सकता है इसमें, बताइए किसका क्या पर्सनल है? ये पूरा कुल मिलाकर सभी लोगों से मशवरा कर आप पीछे बैनर देख रहे हैं, ये बैनर में हमने एक हफ्ता पहले मीटिंग की थी, उसमें सभी की राय लेकर ही हमने इसको दिया है। ना पर यहाँ किसी को क्रेडिट लेने का वो करना, एक जस्ट एक माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसको हमने सीएम के सामने उनको नॉलेज में लाने के लिए, माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर को उस नॉलेज में लाने के लिए सारी चीज़ें एक सिस्टम है। ये जब तक कोई चीज़ अब देख रहे हैं कि हमको जब पूछता नहीं है तो कोई देता ही नहीं। जब तक माँ, आप सुने हैं कहावत, बच्चा दूध नहीं पिलाए, बच्चा नहीं रोएगा दूध नहीं पिलाए। तो जब अब जैसे कि अभी एक मिसाल है, हाल ही में देखा कि अभी आपने कहा कि सीएम ने सिद्धरामैया जी ने बयान दिया था कि हिजाब को, वो जो बयान है उसको हटा देंगे, तो वेरी नेक्स्ट डे हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी ने कहा कि सिद्धरामैया जी आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्या मुस्लिम्स के जो जिम्मेदारान थे, क्या वो आपके पास आकर के पूछे कि हिजाब हटाओ? वो तो आए नहीं, वही तो कोई डेलीगेशन दिए नहीं, आपको कोई पूछे नहीं कि हिजाब हटाओ, क्यों आपने जल्दबाजी कर कर हिजाब हटाने की बात की? तो इस नमूने की बात है। तो जब बजट जब आएगा, जब दी जाएगी, तो वो फिर सामने अपोजिशन ये कहेंगे कि वो लोग तो पूछे ही नहीं, बोले ही नहीं, आप इतने बजट, इतना क्या माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा फेवर करते हैं। ये सारे जो अब जो हालात हैं, जो कम्युनलिज्म की जो बातें हो रही हैं, नफ़रत की जो बातें हो रही है, एक सिस्टम है, इसके तहत हम ये चाह रहे हैं कि तमाम की जानिब से, तमाम जो माइनॉरिटीज़ के जिम्मेदारान हैं, बाहर से और असम्बली के अंदर से, काउंसिल के अंदर से, दोनों तरफ से आवाज़ उठे, और ये हमारा डिमांड अच्छा जेन्युइन डिमांड है और मजबूत डिमांड है। इसको कंसिडर किया जा सकता है, बशर्ते कि सब भी मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इसको लड़ें। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो क्या आप एहतजाज करेंगे या फिर कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, कोर्ट का वगैरह नहीं है, ये पार्टी है, सिस्टम है। तो डिमांड अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो फिर हम एक मीटिंग करेंगे, फिर उस पर आगे का जो लाए अमल है क्या हो सकता है, हम फिर बैठ करके उसको मीटिंग करेंगे। 16 फरवरी के बाद अगर ये आपके ये सारी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है, माइनॉरिटीज़ जो आपने डिमांड की है, अगर नहीं किया जाता है, तो आप लोग इसके ऊपर मीटिंग ज़रूर करेंगे? ज़रूर हम मीटिंग करेंगे, और हमें उम्मीद है ऐसा तो नहीं होगा,
इसमें मैक्सिमम हमारे जो स्कीम्स हैं वो इसको वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि सिद्धरामैया जी ही ने 2013-14 में कई एक स्कीम है उनको लागू की है, और मैं समझता हूं कि वो इसको कंसिडर करेंगे। और बहुत सारे स्कीम्स हमने जो दिए हैं, हमें उम्मीद है कि वो उसको लागू करेंगे। अगर जो बच जाते हैं तो फिर हम मीटिंग कर उस पर क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और किन किन लोगों से हमको मुलाकात करना है, हम इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे जनाब असगर चुलबुल साहब, एक्स कूड़ा चेयरमैन को। तो उन्होंने कई सारे बातें बताई बजट्स को लेकर। तो कई सारे जो चीज़ें बजट्स में नहीं हैं उसको शामिल करना चाहिए, और अगर 16 फरवरी को बजट में इनकी सारी डिमांड्स को नहीं पूरा किया गया तो ये एक मीटिंग करेंगे फिर उसका आगे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। तो आप देख रहे थे असगर चुलबुल साहब को, और मैं इमरान खान जर्नलिस्ट कैमरामैन सैफ के साथ।